कुमार का पलटना जारी है? यह बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग अधिक नजदीक रहते हैं तो नजदीक से देखा भी होगा। तो क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो मैं देख तो नहीं रहा हूं, लेकिन जो हलचलें हो रही हैं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि नीतीश बाबू एकदम पलटने के मूड में हो न हो, लेकिन लालू से छिटकने के मूड में तो है ही। और लाली जी उनको अपनी अखबार में जकड़े हुए हैं। बस गनीमत है कि नीतीश बाबू ने तेल नहीं लगा रखा है। और ऐसा नहीं कि नीतीश बाबू तेल लगाना भूल गए, बल्कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं लगाया है। नीतीश को जकड़ने में क्या फूल रही है लालू की सांसें? यदि नीतीश कुमार अलग हुए तो क्या होगा बिहार में राजनीतिक समीकरण? क्या कांग्रेस को होना होगा अलायंस से 9-2-11? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे भूल सकता हूं, इसलिए अभी याद दिला देता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रगणों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। इंडिया अलायंस के दल जो दक्षिण भारत से हैं वो शांत बैठे हैं। शांत ममता बनर्जी भी हैं, क्योंकि अपना एक 2 सीट वाला फार्मूला उन्होंने कांग्रेस को दे दिया है। अगर कोई बेचैन है तो वो है कांग्रेस, और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इनके साथ कोई अधिक मोल भाव नहीं करेगा यदि यह उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अपना अनर्गल दावा नहीं ठोकते हैं तो। अभी कोई भी सीट शेयरिंग के पीछे नहीं पड़ रहा है सिवाय कांग्रेस के। इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस पूरे देश में है, लेकिन छोटे छोटे दल अपनी सीमा में सीमित है। कांग्रेस ने 6 जनवरी को बिहार में सीट शेयरिंग के लिए बात की, लेकिन बनी नहीं। या यूं कहें कि जेडीयू ने अपना पिछला दावा ठोक दिया 17 सीटों का। आरजेडी ने जब कहा कि 17 पर आप लड़ेंगे, 17 पर मैं लड़ूंगा, तो कांग्रेस को 9 सीट कहां से मिलेगी और सीपीआई को फिर क्या देंगे? तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमारा गठबंधन आपसे है, कांग्रेस के साथ, सीपीआई के साथ मेरा गठबंधन नहीं है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो पिछली बार की तरह 16 सीटें नहीं जीत सकते, लेकिन गठबंधन से जान छुड़ानी है तो जिद भी चलेगी, और चल भी गई, क्योंकि लालू यादव को भी पता है कि यह पलटने वाला आदमी छिटकना चाहता है। इसलिए कुछ भी करके अपनी अखबार से जाने मत दो। इसीलिए जेडीयू ने 2 टूक जवाब दिया था। तो अगर 17 सीटें जेडीयू को मिल जाती हैं, अगर आरजेडी को 23 सीटें मिल जाती हैं, तो उसी में से कांग्रेस को और अन्य सीपीआई या सहयोगी दलों को एडजस्ट करना होगा। तो इतना तो तय हो रहा है कि बिहार में लालू झुकने के लिए तैयार है, और झुक इसलिए नहीं रहे कि बीजेपी को हराना है, वो झुक इसलिए रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी भी मुझे संदेह है कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे। आरजेडी नीतीश कुमार की खुशामद कर रही है कि वो सत्ता कुर्सी छोड़ दे, अन्यथा आरजेडी उनको धक्का मारकर भगाने पर गहनता से विचार ही नहीं कर रही है, बल्कि योजना भी बना रही है। इसका लबोलुआब ये है कि आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे से गठबंधन में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को झेल रहे हैं। जैसे तैसे बिहार भी सुलझ जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश का अड़ियल रवैया कांग्रेस को कितनी राहत देगा, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं, वह कांग्रेस के व्यवहार की प्रतिछवि है या प्रतिबिंब है कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में उनके ऊपर किए गए व्यवहार का। कांग्रेस का मायावती प्रेम बार बार छलक कर बाहर आ जाता है। इससे अखिलेश यादव ने यह भी अर्थ लगा लिया है कि कांग्रेस उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है, और कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस अंत में बीएसपी के साथ चली जाए। अखिलेश यादव को पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट जीती है पिछले चुनाव में, और इस बार उस सीट पर भी खतरा है। अखिलेश का मायावती के साथ पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा, कारण कि मायावती की सीटों की संख्या 0 से 10 तो हो गई, लेकिन अखिलेश की 5 सीटें वो मायावती के गठबंधन के बाद भी 5 ही रह गई थी, और उपचुनाव में हार के बाद घटकर यह 3 हो चुकी हैं। अब सच्चाई है कि मायावती ने अखिलेश का साथ तो दिया, लेकिन मायावती के मतदाताओं ने
अखिलेश का साथ नहीं दिया। नेताओं ने गठबंधन कर लिया, लेकिन मतदाताओं ने गठबंधन को नहीं स्वीकारा। इससे अखिलेश जी को आभास हो गया है कि मायावती का मतदाता मायावती को तो वोट दे देता है, लेकिन जब उसे अखिलेश को देना पड़ता है तो उन्हें मायावती के साथ सपा की करतूत याद आ जाती है, गेस्ट हाउस कांड याद आ जाता है, और उस समय मायावती को सपोर्ट करने वाली बीजेपी को सपोर्ट कर देता है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी दशा या आगामी चुनाव में होने वाली दुर्दशा का पूरा एहसास है, इसीलिए वो मायावती के साथ गठबंधन पर जोर दे रही है। एक बात और साफ है कि राजनीतिक दल के नेता आपस में गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन मतदाता का वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डगर कुछ टेढ़ी सी है। उधर आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, कांग्रेस के साथ नतीजा कुछ निकला नहीं, लेकिन निकलने की संभावना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए 3 सीट छोड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं पंजाब में ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए 6 सीटें वो छोड़ सकती है। अब आम आदमी पार्टी को पता चल गया है कि उसका दिल्ली का किला दरकने की कगार पर है, और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से पीछे ही रही है। 2014 में वो आगे रही, जो मैं आगे चल के टेबल में दिखाऊंगा। 2019 में काफी पीछे चली गई। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को लड़ने नहीं देगी, और यदि लड़ने देती है तो फिर हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़े त्याग के लिए मजबूर करेगी। कल जो बैठक हुई वह एक चाय पार्टी की बैठक तक सीमित रह गई। फिर भी कांग्रेस के मुकुल वासनिक बता रहे थे कि हम लोग किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अच्छा हो कि वो लोकसभा चुनाव से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम है, लेकिन मोदी का डर है कि इन्हें आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस को अपने इस कदम पर पश्चाताप चुनाव के बाद होगा, लेकिन कहावत है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आइए दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के मतों का बंटवारा देखते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं कि 2014 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत थी, भले ही उसे एक भी सीट नहीं मिली। उस समय बीजेपी को 44% से लेकर के 58% तक मत मिले थे, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मतों में बहुत गिरावट आई, और जो गिरावट आई वो मत कुछ कांग्रेस की तरफ चले गए तो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप टेबल पर देख सकते हैं, मैंने दिखाया हुआ है कि 2014 में आम आदमी पार्टी को कितना मत किस सीट से मिला था, और 2019 में दिया हुआ है दूसरी लाइन में कि कितना मिला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के मतों में 2014 से 19 तक 30 से 60% की कमी आई है, और यह गई कहाँ है तो आप देखेंगे कि 2014 में जो मत कम हुए आम आदमी पार्टी के, वह 2019 में कांग्रेस की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। इसमें एक और चीज मुझे लगी कि जो नए मतदाता हैं उनका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब अगर ये दोनों पार्टियां एक होती हैं तो क्या दिल्ली में कुछ बदल सकता है? बदल सकता है। यदि मतदाता बदल जाता है, मतदाता का मन बदल जाता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। सरकारें बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है। लेकिन मतदाता अगर उसी सोच में है, उसी मूड में है, तो निश्चित रूप से बढ़त सत्ताधारी पार्टी को मिलती है। अभी इनका गठबंधन हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 52% से लेके 62% तक मत लेकर के विजयी हुई थी। इसलिए इस बार यह कह देना कि इनके गठबंधन को जीत मिलना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत आसान है, तो जितनी डगर आसान दिख रही है उतनी है नहीं। और 2020 में फिर आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला,
तो इसका अर्थ है कि जनता का मानना है कि जो मुफ्त में केजरीवाल दे सकता है वो विधानसभा में चुने जाने पर ही देगा। इसलिए केजरीवाल को विधानसभा में रखो और मोदी को ले आओ लोकसभा में, केंद्र की सत्ता में मोदी को बिठा दो। जैसा मैं बता रहा हूं कि जितना नया वोटर है वो अधिकांश बीजेपी से जुड़ जाता है, भले ही अलायंस वाले बेरोजगारी कर रहे हो। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, तो जहां लगता है कि इनका समझौता टूटने वाला है, तो उस समय कोई न कोई मोदी का डर दिखा देता है और राम जन्म मंदिर के निर्माण के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली सहानुभूति का भी डर दिखाता है और फिर ये सारे एक होने लगते हैं। इसी डर के कारण कुछ न कुछ कोई ऊपर नीचे समझौता हो जाएगा, लेकिन शिवसेना अपनी जगह अडिग है और कांग्रेस अपनी जगह। एनसीपी का किला अजीत पवार लेकर के चले गए हैं, ऐसा सोच रहे हैं ये दोनों दल। लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता, न जिद अस्थाई होती है और न समझौते अस्थाई होते हैं। अभी बहुत समझाया जा रहा है अखिलेश यादव को कि अगर भाजपा को हराना है तो उत्तर प्रदेश जीतना होगा, और उत्तर प्रदेश जीतना है तो मायावती को गठबंधन में मिलाना होगा। तो क्या यह संभव है? राजनीति में असंभव भी क्या है? हर चीज राजनीति में संभव है। तो अगर मायावती मिल जाती हैं तो कितना नुकसान पहुंचाएंगी भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि अब ये विचार मुझे नहीं, आपको नहीं, अलायंस के दलों को करना पड़ेगा कि वो कितने पलटने वाले हैं और कब कहां। ये जब अपने सिद्धांतों पर आते तो इनके वोट इनके पास होते, लेकिन इनके बहुत सारे वोट निकल चुके हैं इनके हाथों से। ये अपने परिवार के लिए इकट्ठे हो करके सत्ता के साधन को जुटाने में लगे हैं, लेकिन जनता तो कुछ अपना साधन चुन चुकी है और वो है मोदी। मोदी की सरकार कहीं मुझे 1% भी नहीं लगता। जब जनता के बीच में जाता हूं, मेरे पास माइक नहीं होता, कैमरा नहीं होता, मैं जनता के बीच बैठता हूं, कभी फोन करता हूं, तो जो फ्री के लिए हैं या कट्टरवादी हैं या मैं बायस्ड हूं, तो जो होगा मैं बुराई करूंगा। लेकिन सचमुच परखना है न्यूट्रल होकर के, तो आप चले जाइए। तो लोगों को महंगाई का भी फर्क है और नौकरी का, फिर भी मोदी को चुनना चाहते हैं लोग। क्यों? वो गर्व से जीना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और एक चीज निश्चित है कि बेरोजगारी कोई सरकार दूर नहीं करेगी। बेरोजगारी दूर करेंगे हमारे हाथ, हमारे हुनर, हमारी शिक्षा। लेकिन हम तो अभी पिछले दरवाजे से जाति और आरक्षण के कवच पहन करके, आरक्षण का कवच पहन करके बेरोजगारी को दूर करते रहे। हमें अब कवच पहनना होगा अपने कौशल का, हमें कवच पहनना होगा अपनी जिम्मेदारी का, हमें कवच पहनना होगा जिद का कि हम करके रहेंगे। जब आप यही सोचते रहेंगे जिंदगी भर कि हमें सरकार रोजगार देगी, तो कोई सरकार रोजगार नहीं देगी। रोजगार ढूंढेंगे आपके मजबूत हाथ, आपकी इच्छा शक्ति। अब यहां पर आ जाएगा कि पकौड़ा तलना कोई रोजगार होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा बिट्टू टिक्की वाला BTW बहुत बड़े बड़े लाखों की तनख्वाह लेते हैं उसके यहाँ नौकरी करने वाले। काम कोई छोटा नहीं होता है, बस तरीका अलग होता है। आप तरीका बदल लो, एक अलग तरीके से किसी काम को कर दो, सब आपके फैन हो जाएंगे। लेकिन आप तो फैन हो आरक्षण के, आप तो फैन हो पिछले दरवाजे से रिश्वत देके नौकरी लेने की, तो नहीं मिलेगी। और जहां ऐसा चल रहा है पेपर लीक करवा के नौकरी लेना, अगर ये बताइए बेरोजगारी है, लोग कुशल हैं, तो पेपर लीक क्यों होते? बड़ी शान से कहेंगे पेपर लीक सरकार क्यों नहीं रोकती। पेपर लीक करवाता कौन है? अगर आप मजबूर नहीं करते कि मुझे पेपर दे दो, तो किसी की हिम्मत क्या है कि पेपर देगा। आप मनमाना कीमत देते हैं, तो कीमत भ्रष्टाचार के लिए मत दो। अपने बाहुबल पे, अपने श्रम बल पे, अपने ज्ञान बल पर
विश्वास कीजिए। बाकी विवरण लेकर के आऊंगा, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रगणों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।